की क्लास में क्लास 10th के बच्चों के लिए मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी ये आज थर्ड वीडियो है, तीसरी वीडियो है। तो आज इसमें कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ यूज में आने वाले फॉर्मूले भी हम बताएंगे। जैसे उस दिन हमने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ये फॉर्मूला ड्राइव किया था। सपोज दैट हम एक पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट लेते हैं जिसको ए बी से इंगित किया हुआ है और इसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो आपको 2, 4 और -2 और 1 दिए हुए हैं। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है। तो जैसे हमने उस दिन फॉर्मूला ड्राइव किया था, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जिसे हम d से रिप्रेजेंट कर रहे थे और ये होती थी x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 क्या है? x1 ये होता है, y1 ये होता है, x2 और y2। इन पॉइंट्स को, जैसे जो भी पॉइंट हमें दे रखे हैं उन पॉइंट्स को हम क्लासीफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और आइडेंटिफाई करने के बाद जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। और 2 - -+2 का स्क्वायर प्लस 4 - 1 का स्क्वायर, ओवरऑल 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 4 - 1 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और प्लस 9, ओवरऑल 25 और इसका स्क्वायर रूट आ गया 5। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस निकली ये आ गई आपकी 5 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट डिस्टेंस है आपकी ए और बी के बीच की डिस्टेंस। तो इस तरीके से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को यूज करने के लिए, सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले को इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से दो पॉइंट के बीच की दूरी को बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं समझाता हूँ अलजेब्रिक क्वांटिटी में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, देख लीजिएगा। एक पॉइंट ए है कोई जिसके कोऑर्डिनेट ए और बी हैं, दूसरा पॉइंट -a और -b है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस यहाँ पूछ रहा है। जैसा कि अभी हमने फॉर्मूला लिखा, d = स्क्वायर रूट ऑफ x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। x1 क्या है? x1 y1 x2 y2, a -- a का स्क्वायर, b + b का स्क्वायर, अब a 2a का होल स्क्वायर, b 2b का होल स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन निकाल के बाहर लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, तो 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से ये दोनों भी पॉइंट के बीच की दूरी ये हो सकती है। तो ये आप दो पॉइंट के बीच की जो दूरी है उसे निकालने के लिए नॉर्मल ये फॉर्मूला इसे आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये एक जो फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया था उस फॉर्मूले को हम इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्योंकि 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड दोनों में ही ये कॉमन टॉपिक है, 9th और 10th दोनों स्टैंडर्ड के लिए कॉमन टॉपिक है, तो दोनों ही क्लास के बच्चे इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझें। इसमें एक सेक्शन फॉर्मूला और होता है कि सीधी लाइन सेगमेंट को विभाजन प्रमेय का या विभाजन सूत्र कह सकते हैं आप, विभाजन सूत्र भी कह सकते हो। तो क्या होता है ये? मान लीजिएगा ए और बी हमारा लाइन सेगमेंट था जिसे पॉइंट पी पर 2:3 में डिवाइड किया गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो थे वो हमारे 1 और 2 थे, इसके 3 और 4 थे, ये पॉइंट्स थे। अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y कंसीडर कर लिए हमने।
तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। दूसरा m1 बाई 2 m2 बाई 1 अपॉन m1 प्लस m2। एक बात यहाँ ध्यान रखनी होती है, वो क्या है, इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो फॉर्मूला लगा वो अंतः विभाजन का है। अंतः विभाजन यानी कि इंटरनल वाला, एक एक्सटर्नल का होता है। एक्सटर्नल में ये साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस वाले हैं वो माइनस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब आपके पास सारे नंबर्स हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे m1 की वैल्यू आपके पास 2 है और x2 की वैल्यू 3 है, तो 2 3 जा 6 हो गया, 3 बन जा 3 हो गया, अपॉन में 2 प्लस 3। वैसे ही दूसरा 2 m1 बाई 2, 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 बटे 2 प्लस 3, ओवरऑल 6 3 9 बटे 5 और 8 6 14 बटे 5। ऐसे करके आपके सेक्शन फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। ये भी कोऑर्डिनेट का पॉइंट है। कोऑर्डिनेट में एक कोलिनियर की कंडीशन और होती है। कोलिनियर की कंडीशन क्या है, मान लीजिए कोई 3 पॉइंट है, वो कोलिनियर है या नहीं। कोलिनियर मीनिंग होता है इसका समरेख, यानी 3 बिंदु आपके समरेख हैं या नहीं, इस बात का हम पता कैसे करें। तो उसके लिए 2 बातें होती हैं। यदि पॉइंट कोलिनियर होंगे आपके तो वो किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं कर सकते। कोलिनियर पॉइंट से त्रिभुज नहीं बनेगा। मान लो एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है। एक्चुअल कोलिनियर होने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट होना जरूरी है। यदि हमारे पास केवल 2 पॉइंट है तो उन्हें तो इजीली कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को हम आसानी से मिला सकते हैं। मान लो एक पॉइंट ए है हमारे पास और दूसरा पॉइंट हमने बी ले लिया। अब ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, तो ये तो कोलिनियर है, क्योंकि इनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। लेकिन यदि एक तीसरा पॉइंट हम सी और ले लें, अब सी पॉइंट यहाँ है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, तो ओवरऑल ऐसा देखने को मिल रहा है हमें कि तीनों पॉइंट इस समय कोलिनियर नहीं है। इसके कोऑर्डिनेट x3 और y3 हम कंसीडर कर लेते हैं। अब आखिरकार हम प्रूव कैसे करें कि ये तीनों पॉइंट हमारे कोलिनियर हैं या नहीं है। इसका बहुत सिंपल सा है कि यदि वो कोलिनियर होंगे तो इनसे किसी भी ट्राइंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि कोलिनियर तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा ट्रेन की पटरी की तरह। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि कोलिनियर पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन होगा तो ट्राइंगल का मॉडिफिकेशन यानी कि फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ट्राइंगल की फॉर्मेशन नहीं होगी तो उसका एरिया जो भी है उसका एरिया 0 आएगा। ओवरऑल कहने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, यदि जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से 1/2 x1 by 2 minus y3 plus x2 y3 y1 plus x3 y1 minus y2, ये है त्रिभुज का। और यदि आपका त्रिभुज बन ही नहीं रहा तो क्या इसका एरिया संभव है? संभव ही नहीं है। तो उस केस में ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, लेकिन समरेख होने वाली अगर बात आती है, समरेख होने के लिए यही फॉर्मेशन बदल जाएगी। इसको आप लिखोगे x1 by 2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2 equals to 0। यानी इसका सॉल्यूशन जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्यूशन 0 आएगा। तो ये पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे। और यदि कोई वैल्यू आ रही है, मान लो सॉल्व होके कोई भी वैल्यू यहाँ आती है
तो समझ लो ये पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे, यहाँ आपका त्रिभुज जो है एक फॉर्म होगा, और इस केस में त्रिभुज फॉर्म नहीं होगा अर्थात उसका सॉल्यूशन होके 0 आता है, तो वो आपका समरेख बिंदु कहे जाएंगे। तो ये समरेख होने की कंडीशन थी। इसमें कई बार हमसे पूछता है कि साहब ये आपके ए और बी 2 पॉइंट हैं साहब, ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है जी, बी के कोऑर्डिनेट x2 और y2 हैं। अब आप ये बताओ इसके एकदम बीचों बीच में एक पॉइंट C है, तो C के कोऑर्डिनेट, C के निर्देशांक क्या होंगे? तो C के निर्देशांक, C कहाँ है? बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि बीचों बीच में है, तो C के निर्देशांक अर्थात मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला है वो होता है आपका क्या? x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपके मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है। तो इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट आप इस फॉर्मूले से पता कर सकते हो। फॉर्मूलों की कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत बड़ी एक श्रृंखला है, बहुत फॉर्मूले हैं इसके अंदर। मान लीजिएगा कोई ट्राइंगल बना हुआ है, हमारा ट्राइंगल है ये, अब इस ट्राइंगल का ये सेंट्रॉइड है, केंद्रक है, केंद्रक के कोऑर्डिनेट हमसे पूछता है A, B और C, केंद्रक के जो निर्देशांक होते हैं, अब इसी तरीके से मान लो A, B, C थे, हमने इसी तरीके से प्लॉट कर दिया इनको। तो केंद्रक के जो निर्देशांक हैं, केंद्रक के निर्देशांक, केंद्रक के निर्देशांक अब क्या होंगे? तो केंद्रक के निर्देशांक होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये आपके केंद्रक के निर्देशांक होंगे। तो कोऑर्डिनेट के अंदर बहुत बड़ी समरी है इसकी, और बड़ा अच्छा टॉपिक है। दरअसल और क्लास 9th और 10th लेवल से अगर देखा जाए तो एक कॉमन टॉपिक है। एनसीईआरटी बुक में बहुत बड़ा ब्रॉड नहीं दे रखा, लेकिन जो माध्यमिक की किताबें हैं उनमें बहुत अच्छा और बहुत लेंदी भी दे रखा है। तो मेरा मानना ये है कि बच्चे एनसीईआरटी के साथ साथ माध्यमिक की, मनोहर वगैरह की कोई जैसे ओल्ड उसमें पब्लिशिंग में बुक मिलती है, तो उसमें से अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा ये जो। इसलिए आप एनसीईआरटी के साथ साथ क्वेश्चनों का जो भंडार है परिषदीय बुकों में, माध्यमिक वाली में, उन्हें और देखें ज़रा, और अपनी कोई भी डाउट रहती है तो उसे मुझे पूछ लिया करें। अपनी कोई भी डाउट है तो कमेंट में भेज के पूछ लें कि सर ये क्वेश्चन है, तो उसे हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। तो अपने कोई भी डाउट है, डाउट वाले क्वेश्चन को कमेंट में आप भेज दिया करें। चलिए, थैंक यू।